हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 में एक बार आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम मध्य प्रदेश इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसके तहत हम लगभग भाग 13 तक की बातों को अच्छी तरीके से क्लियर कर चुके हैं। आज जो हमारा विषय होने वाला है वो है भाग 14 अर्थात मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वंश। अब बुंदेलखंड वंश कहाँ से आया, बुंदेलखंड की नींव कहाँ से पड़ी, बुंदेलखंड के कौन कौन से शासक हुए इस शासनकाल में, इसकी जानकारी हम इस संपूर्ण वीडियो में लेने वाले हैं। मगर जानकारी लेने से पहले मेरे 2-4 अनुरोध आप लोगों से। पहला तो ये कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि पीडीएफ प्रोवाइड करिए, तो उनसे मैं एक चीज यही बोलूंगा कि पहले एक बार इस पूरी सीरीज को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग इस वीडियो में आते हैं और एक वीडियो देखने के बाद उनको लगता है कि बस एक ही वीडियो है। ऐसा नहीं है। अगर आपको एमपी हिस्ट्री पढ़ना है, एमपी हिस्ट्री एक शानदार वे में अच्छे तरीके से, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आप एमपी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में एक सीरियल वाइज पूरे वीडियो लगे हुए हैं, वहां से आप एमपी हिस्ट्री की पूरी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। तीसरी चीज, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करवाइए और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है। तो चलिए आज की जो क्लास है उसकी शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड वंश। ठीक है। तो अगर बुंदेलखंड वंश की बात की जाए, तो बुंदेलखंड वंश कहाँ से आया, उसका क्या औचित्य था। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये है प्यारा भारत देश, और इस प्यारे भारत देश में इस जगह पे निवास करते थे बुंदेलखंड। कौन? बुंदेलखंड वंश। ठीक है। यहाँ पर है आपके प्रतिहार, यहाँ पे है आपके पाल, यहाँ है आपके कन्नौज, और यहाँ है आपके राष्ट्रकूट, और यहाँ है आपके वातापी के चालुक्य। ठीक है। तो बुंदेलखंड वंश यहाँ पे निवास किया करता था। अगर बुंदेलखंड वंश की बात करें तो बुंदेलखंड वंश जो था वो प्रतिहारों का कहीं ना कहीं सामंत था, प्रतिहारों का। और प्रतिहारों का जैसे ही पतन हुआ, इन्होंने अपने आप को क्या किया, स्वतंत्र कर लिया। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि बुंदेलखंड जो वंश है वो किसके सामंत थे, तो आप उनको बताना कि जो बुंदेलखंड वंश है वो प्रतिहारों का सामंत था। ठीक है। उसके बाद अगर बुंदेलखंड वंश की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जो बुंदेलखंड वंश है वो कहीं न कहीं चंद्रवंश की संतान है, ये चंद्र देवता की संतान है, या चंद्रोदय ऋषि की संतान है। ऐसा कहा जाता है ना, बुक्स में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको भी जानिए। ठीक है। अब यदि बुंदेलखंड वंश की बात की शुरुआत की जाए तो बुंदेलखंड वंश की शुरुआत होती है इनके संस्थापक नन्नुक से। किससे? नन्नुक, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, महा इम्पोर्टेंट सवाल ये बन के आएगा कि बुंदेलखंड का जो वंश है उसकी स्थापना किसने की, तो आप बताना कि बुंदेलखंड वंश की स्थापना की नन्नुक ने। ठीक ना। नन्नुक ने तो इसकी स्थापना कर दी और इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो बनाई, है ना। सबसे पहले इनकी राजधानी खजुराहो हुई। हालांकि बुंदेलखंड वंश की 3 राजधानियां होती हैं, पहली होती खजुराहो, फिर महोबा और देन कालिंजर। मगर किस किस राजा ने कब कब राजधानी को ट्रांसफॉर्म की, बदली, ये सारी की सारी चीजें जब हम उन राजा के बारे में पढ़ेंगे तब इसकी जानकारी लेंगे। ठीक है। तो नन्नुक की अगर बात करें तो नन्नुक ने क्या किया, इस वंश की नींव डाली, और इस वंश की नींव डालने के बाद इन्होंने अपनी राजधानी जो बनाई वो बनाई इन्होंने क्या, खजुराहो। ठीक है। उसके बाद नन्नुक के बाद जो इस बुंदेलखंड वंश में अगले राजा हुए उनका नाम था वाकपति। क्या नाम था मेरे दोस्त? वाकपति। ठीक है। तो वाकपति ने मध्य प्रदेश को लेके, मतलब इतना वो अवेयर नहीं थे, इन्होंने मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं किया, चुपचाप इनकी जो पिताजी ने बना के दिया था वही इन्होंने संभाला और कुछ दिनों के बाद एक्सपायर कर गए। ठीक है। उसके बाद इस शासनकाल में जो अगले राजा है उनका नाम था जयशक्ति। जयशक्ति ये बड़े इंपॉर्टेंट शासक हैं। जयशक्ति की अगर बात करें तो जयशक्ति को जैजा भी कहते थे। जैजा, क्या मेरे दोस्त? जैजा। ठीक है। जैजा। और बुंदेलखंड या खजुराहो को जैजात भुक्ति भी कहा जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि बुंदेलखंड और खजुराहो को किस नाम से जानते हैं? जैजात भुक्ति। तो बुंदेलखंड और खजुराहो को जैजात भुक्ति जो कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जयशक्ति की वजह से कहते हैं। क्यों? क्योंकि जयशक्ति को जैजा भी कहते थे और बुंदेलखंड को और खजुराहो को किस नाम से जानते हैं? जयशक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अगले राजा हुए इसी शासनकाल में उनका नाम था राहिल। ठीक है।
तो राहिल ने बुंदेलखंड को लेके कोई काम किए नहीं, है ना, तो इसकी बात नहीं करेंगे। और राहिल के बाद जो अगले राजा हुए उनका नाम था हर्ष। क्या नाम था मेरे दोस्त? हर्ष। ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, मतलब ये एक ऐसे राजा हैं जिन्होंने बुंदेलखंड को लेके कुछ ना कुछ काम किया है ना। तो हर्ष ने क्या किया कि जैसे ही गद्दी पे आए तो इन्होंने अपना राज्य क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया, ठीक है। अब इनको लगा कि मतलब हम एक मतलब ऐसी डायनेसिटी से बिलोंग करते हैं कि मतलब इस वंश को कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो हर्ष इस वंश के बड़े इंपॉर्टेंट शासक है, बड़े महत्वपूर्ण शासक है, ठीक है। यहीं से कहीं ना कहीं बुंदेलखंड जो वंश मतलब बना था उस वंश को एक तीव्र गति प्राप्त हुई और कहीं ना कहीं ये वंश यहाँ से उभर कर आया हर्ष से, ठीक है। हर्ष के बाद जो अगले राजा हुए उनका नाम था सबसे इंपॉर्टेंट शासक इस वंश के यशोवर्मन। क्या नाम है मेरे दोस्त? यशोवर्मन। यशोधर्मन नहीं है, यशोवर्मन है, ठीक है। अब देखिए जब हर्ष की मौत हुई तो हर्ष की मौत के बाद सबको ये लग रहा था कि अब कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वंश जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था हर्ष का, और हर्ष रेंडमली एकदम से मर गए। तो लोग ये सोचने लगे कि अब अगर यदि हर्ष खत्म हो गए तो बुंदेलखंड वंश क्या होगा? खत्म हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं। यशोवर्मन जो थे, तो यशोवर्मन को एक और नाम से जानते, इसको और जानिए, लक्ष्यवर्मन बोलते हैं, लक्ष्यवर्मन, ठीक है। तो जब यशोवर्मन ने देखा कि बुंदेलखंड की सत्ता क्या है? खाली है। तो बुंदेलखंड की सत्ता क्या है? खाली है। तो इन्होंने अपनी सेना निकाली रात को, और सेना निकालने के बाद ये सबसे पहले गए विंध्यों की पहाड़ियों पे, विंध्य की पहाड़ियों पर गए, और विंध्य की पहाड़ियों में जाने के बाद इन्होंने माता विंध्यवासिनी की पूजा की और वहां से आशीर्वाद प्राप्त किया। और उसके बाद इन्होंने सबसे पहले मालवा पर अधिकार किया, मालवा के शासक को हराया, ठीक है। फिर मगध के, फिर गोंड के, इस तरह कर करके वो जम्मू कश्मीर तक पहुंच गए। तो सबसे अपने आप में अद्भुत है, अपने आप में मतलब इतना महान शासक है ना कि मतलब मध्य से लेके ऊपर तक पहुंच गया, ठीक है। तो ये भी अपने आप में बड़ी बात है, ठीक। दूसरी चीज यशोवर्मन की दूसरी चीज ये है कि जो यशोवर्मन थे, है ना, यशोवर्मन थे, तो यशोवर्मन ने क्या किया कि यशोवर्मन एक ऐसा शासक है इस मध्य प्रदेश के इतिहास में या प्राचीन इतिहास में कि इसने एक शासक हुआ करते थे, प्रतिहार शासक, महेंद्रपाल के बाद में आए थे, उनका नाम था देवपाल। तो प्रतिहार शासक के बाद जो एक शासक आए देवपाल, उनको हराया और यशोवर्मन गद्दी पे आ गया। प्रतिहार शासक देवपाल को हराने के बाद क्या किया? उसने गद्दी स्थापित की। अब देवपाल को सिर्फ उसने हराया ही नहीं, देवपाल को हराने के बाद देवपाल के पास हुआ करती थी एक विष्णु की मूर्ति, तो उस विष्णु की मूर्ति को छुड़ा लाया वहां से, ठीक है। उस विष्णु की मूर्ति क्या किया? उसने छुड़ा लाया, और छुड़ाने के बाद उसने खजुराहो में उस विष्णु की मूर्ति को विष्णु मंदिर या लक्ष्मण मंदिर में स्थापित करी, है ना। तो पहली चीज। दूसरी चीज ये है यहाँ की कि जो कालिंजर है, कालिंजर उस समय पे हुआ करता था राष्ट्रकूटों के पास, है ना, राष्ट्रकूटों के पास। तो यशोवर्मन ने क्या किया कि राष्ट्रकूटों के ऊपर भी अटैक किया, है ना, राष्ट्रकूटों के ऊपर भी आक्रमण किया, और राष्ट्रकूटों के ऊपर आक्रमण करके इसने क्या किया? कालिंजर के किले को छीन लिया, ठीक है। दूसरी चीज इसने बड़ी अच्छी ये करी, ठीक। उसके बाद इसी वंश के जो अगले राजा होते हैं उनका नाम होता है धंग, धंग, बड़े ही महत्वपूर्ण शासक धंग। अगर धंग की बात करें तो धंग इस वंश के सबसे प्रतापी शासक है, सबसे महत्वपूर्ण शासक है ना। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? इसकी जानकारी लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि जैसे ही गद्दी पे आए इन्होंने देखा कि सबसे पहले इन्होंने देखा कि मतलब आसपास के जो लोग हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं हमको क्या कर रहे हैं? परेशान कर रहे हैं। इन्होंने खजुराहो से अपनी राजधानी चेंज कर दी, और राजधानी इन्होंने बनाई क्या? कालिंजर, ठीक है। कालिंजर को राजधानी बना ली, और कालिंजर को राजधानी बनाने के बाद इन्होंने 2-4 उपाधि ले ली। पहली थी परम भट्टारक, ठीक है, और दूसरी महाराजाधिराज, ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि ले ली राजा धंग ने, ठीक है। राजा धंग जैसे ही गद्दी पे आए तो उन्होंने क्या किया कि कालिंजर को अपनी राजधानी बना ली, और कालिंजर को राजधानी के बनाने के बाद इन्होंने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि दी, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद इन्होंने देखा कि मतलब हमारा जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं सीमित है ना, अभी इतना राज्य क्षेत्र विस्तार नहीं हो रहा है। तो इन्होंने अपना राज्य क्षेत्र विस्तार करना शुरू किया और सबसे पहले इन्होंने राज्य क्षेत्र विस्तार करते करते खजुराहो में 4 प्रसिद्ध इमारतें बनवाई, जिनका नाम है पार्श्वनाथ। पहला क्या है मेरे दोस्त? पार्श्वनाथ। दूसरा है विश्वनाथ, है ना, फिर है आदिनाथ और फिर है बैजनाथ, है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट शासक है, मतलब इस बुंदेलखंड वंश में सबसे इंपॉर्टेंट शासक अगर कोई है तो वो राजा धंग है, ठीक है। अब राजा धंग जो थे वो बड़े ही ब्राह्मणवाद था उनके अंदर, ब्राह्मणवाद, है ना। तो ब्राह्मणवाद था, तो इन्होंने अपने इस जो उनकी कैबिनेट हुआ करती थी, है ना, मंत्री परिषद हुआ करता था, तो उस पर इन्होंने ब्राह्मणों को बहुत अच्छे अच्छे दर्जे दिए, बहुत अच्छा अच्छा निवास दिया, स्थान दिया, है ना। जैसे पीएम के पद पर उन्होंने प्रभास नाम के व्यक्ति को क्या बनाया था? पीएम बनाया था, ठीक। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। अगर धंग की बात करें तो धंग जो थे वो लगभग 100 साल तक जीवित रहे, 100 साल तक, है ना। बड़ी बहुत चीज उन्होंने प्राप्त करी, ठीक है। अगर राजा धंग के राज्य क्षेत्र की बात करें तो इन्होंने ग्वालियर से लेके, है ना, ये बुंदेलखंड हो गया, बुंदेलखंड, है ना, ग्वालियर से लेके बुंदेलखंड तक के क्षेत्र को इन्होंने क्या कर लिया था? जीत लिया था, है ना। यहाँ तक इन्होंने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया। इसके बाद जो अगले राजा हुए धंग के बाद, तो धंग के बाद अगले राजा होते हैं गंडदेव, है ना, गंडदेव। और जी जो गंडदेव है ना, गंडदेव ने देखा कि हमारे पापा ने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत मतलब जीवन में बड़े अच्छे अच्छे काम किए, बहुत अच्छे मंदिर भी बनवाए खजुराहो में। तो धंगदेव ने क्या किया कि धंगदेव जैसी गद्दी पे आए कि उन्होंने 2 मंदिर बनवा दिए। कहाँ पे? आपके खजुराहो में। पहला है चित्रगुप्त मंदिर, क्या नाम है मेरे दोस्त? चित्रगुप्त मंदिर। और दूसरा है जगदम्बी मंदिर, जगदम्बी मंदिर, है ना। तो गंडदेव ने क्या किया कि गद्दी पे आते ही 2 मंदिर बनवाए, चित्रगुप्त मंदिर और जगदम्बी मंदिर, ठीक है। और इन्होंने एक चीज देखी कि इनके शासनकाल में महमूद गजनवी ने क्या किया? जयपाल के ऊपर आक्रमण कर दिया। और जयपाल के ऊपर जैसे ही आक्रमण किया तो जयपाल इस युद्ध में मारा गया। और जयपाल जैसे ही मारा गया तो उनका बेटा आया आनंदपाल, और आनंदपाल जैसे फिर आया एक बार, तो फिर से एक बार महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। और महमूद गजनवी ने इस बार जैसे ही आक्रमण किया तो गंडदेव ने उनकी मदद करी, आनंदपाल की, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो अगले शासक हुए इसमें, उनका नाम था विद्याधर। क्या नाम था मेरे दोस्त? विद्याधर, ठीक है। तो विद्याधर की अगर बात करें तो विद्याधर इस वंश का सबसे प्रतापी शासक तो था ही, सबसे प्रतापी शासक, मतलब, है ना। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो विद्याधर है, विद्याधर के शासनकाल में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ 2 बार, है ना। 2 बार आक्रमण हुआ मध्य प्रदेश में, 2 बार हुआ। तो पहली बार जब आक्रमण हुआ तो पहली बार तो आक्रमण हुआ आपका राज्यपाल के ऊपर, राज्यपाल, है ना, प्रतिहार शासक राज्यपाल के ऊपर हुआ। तो जब राज्यपाल के ऊपर पहली बार आक्रमण हुआ तो राज्यपाल तो बिना बताए भाग गए चुपचाप। और दूसरी बार आक्रमण किया इसने विद्याधर के ऊपर। तो विद्याधर के ऊपर जब दूसरी बार आक्रमण हुआ तो विद्याधर ने क्या किया कि महमूद के सामने क्या किया? डटकर सामना किया। तो महमूद ने इनके साथ संधि कर ली और बहुत सारे इनको किले दे दिए इनको, बहुत सारे विद्याधर को, ठीक है। और इतिहास का एक ऐसा ही शासक है मध्य प्रदेश से जिसने महमूद गजनवी का महमूद गजनवी को फेस किया, और कोई भी ऐसा शासक नहीं है जिसने फेस किया, है ना। सबके सब क्या हुए? हार गए, ठीक। दूसरी चीज, विद्याधर जो था उसने कन्नौज के शासक को हराया, राजा भोज को हराया, कलचुरी शासक को हराया, है ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विद्याधर है अपने आप में क्या है? महान है, ठीक है। उसके बाद